गाड़ी क्यों रोक दी? राशि, राशि कुछ तो बोल। राशि सर, देखिए आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ आपके साथ। जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपकी मदद कैसे करेंगे। बताइए ये सब कैसे हुआ। लेडी कांस्टेबल अर्चना को बुलाओ, शायद उसे कुछ बता पाए। यस सर। बोलो राजश्री, क्या हुआ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? मेरा नाम अजीत है सर, मैं राशि का भाई हूँ। क्या हुआ था? सर मालूम नहीं क्या हुआ था, मैं तो इसका लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा था सर। हम लोग लाडो सराय में रहते हैं सर। राष्ट्रीय निजामुद्दीन दरगाह गई हुई थी, उसे आने में लेट हो गया तो मैं बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी और राशि की आखिरी बात तकरीबन 9:45 के आसपास हुई थी सर। उस वक्त ही निजामुद्दीन बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। फिर सर जब 10:30 के आसपास इसने मेरे फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया तो मैं परेशान हो गया सर। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं बस स्टॉप पर इसका इंतज़ार करता रहा। फिर काफ़ी देर बाद ही आई, लेकिन बस में नहीं। राशि, 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 क्या हुआ राशि? क्या हुआ राशि? मैं समझ गया उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर। मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया, फिर वो पीसीआर वैन आई। मैडम, मैडम क्या हुआ? बताइए क्या हुआ है? सर ये बहुत घबरा गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप, PCR 4, एक लड़की है, हालत ठीक नहीं है इसकी, शायद कुछ हुआ है इसके साथ। फिर वो लोग हमको यहाँ लेकर आए, तब से अब तक राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला है सर। सर उसकी इंजरी देखकर लगता है उस पर किसी ने हमला किया है। कुछ बताया उसने? एक शब्द भी नहीं। कुछ तो हुआ उसके साथ निजामुद्दीन के रास्ते पर, कहीं बस में कुछ या कुछ और बात। जब तक कुछ बोलती नहीं कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। एनीवेज, मामला बहुत सीरियस है। 19 साल की राजश्री जाहिर तौर पर एक दर्दनाक हादसे से गुजरी थी। उसके साथ क्या हुआ था वो अभी तक बता नहीं पाई थी। ये साफ था कि जुर्म हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक ये जानने में कामयाब नहीं हो पाई थी कि क्या जुर्म हुआ है। ये जुर्म अगली सुबह तक छुपा ही रहा, जब तक राजश्री चुप रही और फिर वो बोली। हाँ राशि, बोलिए क्या हुआ था आपके साथ? मैं निजामुद्दीन दरगाह गई थी।
बहुत भीड़ थी वहाँ। इतनी ज्यादा भीड़, मुझे लगा कि मैं अंदर ही नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने सोचा वापस घर चलना चाहिए। फिर मैं बस स्टॉप के लिए निकली। रास्ते में एटीएम में अपना बैलेंस चेक किया। हेलो, हाँ जी, मैं निज़ामुद्दीन बस स्टॉप पर हूँ। हाँ, सीधे आ रही हूँ, ठीक है। लगता है लास्ट बस चली गई। आपको कहाँ जाना है? लाडो सराय। हमने कोई 15 मिनट और वेट किया, फिर भी कोई बस नहीं आई। फिर उन दोनों ने एक गाड़ी को रोका। वो जाइलो थी, बस स्टॉप पर आके रुकी। बोल रहे हैं हमें ग्रीन पार्क तक छोड़ेंगे और आगे लाडो सराय तक जाएगी गाड़ी, तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। चलो। मुझे लगा वो लोग लिफ्ट ले रहे हैं तो बैठना सही होगा। जब तक वो दोनों गाड़ी में साथ थे, सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसा कुछ नहीं लगा जिस पर शक हो। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। थैंक यू भाई साहब। अब उस आदमी के साथ अकेले गाड़ी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सारी सड़कें भी खाली सी थी। फिर उसने अचानक एक सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अरे अंकल जी, ये गलत रास्ता है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उससे लड़ने के लिए। फिर अचानक एक टेम्पो के पास आने की आवाज आई। FIR रजिस्टर करो। असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाओ। अनआइडेंटिफाइड पर्सन। यस सर। केस रजिस्टर हो गया। हालांकि पुलिस को उस आदमी की पहचान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिसने राजश्री पर हमला किया था।
उस आदमी, उस गाड़ी को खोजकर दोषी को सलाखों के पीछे लाना कोई आसान काम नहीं था। क्या वो आरोपी आसानी से पुलिस के चंगुल में आने वाला था? वो जाइलो गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर याद है आपको? इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बस आखिरी के 2 नंबर ही देख सकी। बताइए। 4-3। आपने उस आदमी की शक्ल ठीक से देखी? उसका हुलिया बयान कर सकती हैं ताकि हम स्केच बना सकें? कोशिश करती हूँ। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। जी सर। गाड़ी ज़ाइलो थी और लास्ट के 2 नंबर 4-3 थे। इतना क्लू काफ़ी नहीं है। सर, राष्ट्री का कहना है कि उसका बैग और मोबाइल दोनों गाड़ी में ही छूट गए। सर, राष्ट्री का फोन अभी भी ऑन है। मतलब फ़ोन अभी भी गाड़ी के अंदर ही है? सर, वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फ़ोन को ट्रैक करो, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होगी। सर, राजश्री, क्या वो आदमी ऐसे दिखता था? हाँ, लगभग ऐसे ही था। सर, राष्ट्री का फोन अभी भी चालू है और लोकेशन गुड़गांव आ रही है। बहुत तगड़ा सुराग है। मुझे इस फोन की पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए। सर, मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को मोबाइल नंबर रियल टाइम ट्रैकिंग पर डालने को कह दिया है। कितना वक्त लगेगा? सर, मुश्किल से 10 मिनट। हाँ, ठीक है। ओके सर, न्यू गुड़गांव, बंगला नंबर 9/6151। यही गाड़ी है। जी ये सफ़ेद ज़ाइलो आपकी है? जी हाँ, हमारी है। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के नाम पे है। मनोज लालवानी। हाँ जी। आपके हस्बैंड कुछ ऐसा दिखते हैं? हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है? कहाँ आपके हस्बैंड? अंदर सो रहे हैं। आइए उन्हें। लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी आपको क्यों चाहिए? चाबी दे रहे हो या घसीट कर थाने लेकर चलो पहले? लड़के की चेन कहाँ है? कौन सी लड़की, कौन सी चेन? क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मिल गई सर।
ये रही सर। ये क्या है? क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग मेरी गाड़ी में? क्यों फंसा रहे हैं आप लोग मुझे? अभी उल्टा लटकाऊंगा ना, सब सच बोल देगा। आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई फंसा रहा है मुझे। देखिए, अब बोलो, कौन फंसा रहा है तुम्हें? कौन तुम्हारी गाड़ी में चीजें प्लांट कर रहा है? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं और सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस लड़की, किस रेप अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। और रही बात निजामुद्दीन की, कल रात मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं, बल्कि मैं पूरी रात गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री में था। गुड़गांव में कहाँ है तुम्हारी फैक्ट्री? जी हाँ, मनोज सर आज सुबह तक यहाँ फैक्ट्री में ही थे। ऐसी क्या खास बात थी कि रात भर रुकना पड़ा? एक्चुअली सर एक अर्जेंट ऑर्डर की डिलीवरी होनी थी, जिसका काम उनकी देखरेख में ही हो सकता था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए यहीं पर रुक गए और उनका बेटा अजय भी उनके साथ ही था। सर मेरे हस्बैंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है और वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कल रात को तुम भी अपने फादर के साथ फैक्ट्री में थे? हाँ जी सर। सर हम लोग तो अभी सुबह सुबह ही घर लौटे हैं। सर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई डोंट नो, मेरी गाड़ी में ये पर्स, मोबाइल, चेन कहाँ से आ गई? मैं तो आज ही सुबह 6 बजे घर लौटा था और गाड़ी पूरी रात मेरी फैक्ट्री के सामने पार्क थी। कोई और भी यूज करता है तुम्हारी गाड़ी? नहीं, ये गाड़ी से मैं ही चलाता हूँ। सर, सर इस आदमी को जानने वाला हर कोई इस बात की गारंटी दे रहा है कि एक इज्जतदार आदमी है। सब बोल रहे हैं कि वो उस रात फैक्ट्री में ही था और उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी उस रात इसकी लोकेशन, इसकी फैक्ट्री के एरिया गुड़गांव में ही आ रही है। लेकिन वो लड़की जो बोल रही है उसका क्या? सर वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसका मोबाइल, पर्स, चेन सब गाड़ी में ही मिले हैं। वो इसके नतीजे जानता था, इसलिए तगड़ा बहाना तैयार किया। लुक एट दिस, इतना परफेक्ट स्केच, ऐसा लगता है जैसे ये उसके सामने बैठाकर बनाया गया हो। डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। पापा जल्दी निकल आएंगे इस प्रॉब्लम से। जी जी, पुलिस कोई 2 घंटे पहले आई और उन्हें लेकर गई है। उन्हें कुछ मिला है जाइलो में, गाड़ी भी साथ लेकर गई है। राजश्री के साथ जुर्म हुआ था, वो दहशत में थी, सदमे में थी। उसने पुलिस को जो भी जानकारी दी, वो जानकारी पुलिस को एक ही आदमी की ओर ले जाती थी और वो था मनोज लालवानी। लेकिन मनोज लालवानी का दावा था कि उस रात वो अपनी फैक्ट्री में ही था और उसके फोन रिकॉर्ड्स भी यही साबित कर रहे थे कि वो फैक्ट्री में ही था। यही आदमी है? जी सर, यही आदमी था। आपको पूरा यकीन है ये वही आदमी है? I mean, आपको पहचानने में कोई भूल तो नहीं हो रही? मुझसे भूल कैसे हो सकती है सर? हम करीब 30 मिनट तक एक ही कार में सफर कर रहे थे। मुझे उसकी नजरें अच्छे से याद है। वो जिस तरह घूर घूर कर देख रहा था मुझे, मैं कभी नहीं भूल सकती। सर ये पक्का वही आदमी है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। यस सर, मिस राजश्री ने हमारे निजामुद्दीन एटीएम से बैलेंस चेक किया था। सर राजश्री ने एटीएम में बैलेंस चेक किया था। उसकी फ़ोन की लोकेशन निजामुद्दीन की है और रिकॉर्ड्स में उसका अजीत से बात करना भी आ रहा है। मैंने कहा ना, मैं कल पूरी रात फैक्ट्री में ही था। मिस्टर लालवानी, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है
आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके झूठ को हम सच मान लेंगे या आपकी मनगढ़ंत कहानी को हम मान लेंगे? ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। राजश्री, राजश्री नाम है उस लड़की का, जानते हो? मैं किसी राजश्री नाम की लड़की को नहीं जानता। वो लड़की भी तुम्हें नहीं जानती। अब तुम बताओ, जो तुम्हें जानती तक नहीं वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज करवाएगी? कल रात निजामुद्दीन से तुमने कपल और राजश्री को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। कपल उतर गया ग्रीन पार्क और राजश्री को तुम्हें लाडो सराय क्रॉसिंग पे ड्रॉप करना था, लेकिन एक अकेली लड़की को गाड़ी में देखकर तुम्हारे इरादे फिसले। तुमने लड़की के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने तुम्हारी एक नहीं चलने दी तो तुम डर गए। जब पास से टेंपो गुजरा तुमने उसे धक्का दे दिया और उसकी सोने की चेन खींच ली। लेकिन तुम ये भूल गए कि उसका पर्स और मोबाइल तुम्हारी गाड़ी में छूट गए। बहुत मुमकिन है कि कल रात सफर करते वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं था। मैंने कहा ना कि मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं हूं। ये जरूर कोई कहानी बना रहा है, फंसा रहा है मुझे। ये जरूर कोई साजिश है। कोई तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी साजिश जरूर है। अपने मैनेजर को समझाने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त था। अपने बेटों से भी कुछ भी कहलवाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। प्लान तो बहुत परफेक्ट बनाया था तुमने, एकदम परफेक्ट। इसलिए रिलैक्स हो गए और गाड़ी से सामान उठाने की जहमत नहीं उठाई। या फिर हम तुमसे बहुत चालाक और तेज निकले, तुम्हारे सामान उठाने से पहले हम वहां पहुंच गए। राइट? क्या कहा आपने? मुझे लड़की को कहां ड्रॉप करना था? लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। लाडो सराय क्रॉसिंग। मुझे लगता है ये अजीत नाम के लड़के की साजिश है। मेरा नाम अजीत है सर, मैं राजश्री का भाई हूं। अजीत? तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मनोज लालवानी ने अजीत की तरफ इशारा किया और कहा कि इस आदमी ने षड्यंत्र रचा हो सकता है। पुलिस चक्कर खा गई। अजीत राजश्री का भाई था और मनोज उसी की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि पुलिस ने मनोज के सामने अजीत का जिक्र तक नहीं किया था। क्या ये इसी अजीत की रची हुई साजिश थी? और अगर थी तो कैसे और क्यों? क्या वो साहब मुझे पकड़ में आया क्या? हाँ, पकड़ में आया और तुम्हें अच्छे से जानता भी है। मुझे यहाँ बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हमें मामले की तह तक पहुंचना है। तुम्हारे बदन पे लगी खरोंचें, तुम्हारी बदहाल हालत, सदमे की वजह से तुम्हारा कुछ ना बोल पाना, सब कुछ परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैडम, चीजें कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई थी। जिस चलती गाड़ी से आपको धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, आपको गाड़ी याद थी? जाइलो। आप इतनी सदमे में थी कि कुछ भी कह पाने की सूरत में नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी के आखिरी 2 नंबर याद थे, 4, 3। और वो स्केच, आपने इतना परफेक्ट हुलिया बयान किया उसका जैसे वो आपके सामने बैठा हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या चक्कर है? बोलो। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? अजीत, तुम मनोज लालवानी को अच्छी तरह से जानते थे। जी जानता हूँ, लेकिन ये तो नहीं जानता था कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा। सर मुझे तो लगता है कि वो कोई पुराना गुस्सा निकाल रहा है मेरे ऊपर। क्यों गुस्सा निकाल रहा था? हाँ, क्योंकि तुमने उसके घर में चोरी की थी, चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इस बात का गुस्सा? हाँ शायद हो सकता है सर। अजीत, तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अजीत का तुमसे क्या लेना देना? ये अजीत जो है ये मेरे छोटे बेटे राजीव का जानने वाला है। इसने चोरी की थी मेरे घर में, जिसकी FIR इसी साल जनवरी में गुड़गांव थाने में दर्ज की गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं।
यस सर, मनोज लालवानी ने अपने घर में चोरी के सिलसिले में एक एफआईआर अजीत के खिलाफ दर्ज कराई हुई है। एफआईआर के फॉलोअप का आगे क्या हुआ? सर, चोरी का सारा सामान बरामद हो गया था, कैश और ज्वेलरी थी। अजीत को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। अजीत के साथ साथ मनोज लालवानी का बेटा राजीव लालवानी भी इसमें शामिल था। उसे अपने बाप से किसी बात की नाराजगी थी, तो उसी ने अपने दोस्त के साथ इस चोरी की पूरी प्लानिंग की थी। क्यों? अब आगे का सच सीधे सीधे बताओगे या तुम लोगों की थोड़ी खातिरदारी करें? सर, अब राजश्री दरअसल मेरी बीवी है। सर, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमारे पास कोई खास काम नहीं है। अजीत तो दिहाड़ी पे काम करते हैं और मैं भी काम ढूंढ रही हूँ। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। सर, वो राजीव लालवानी अपने बाप से बदला लेना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था। सर ये क्या लफड़ा है सर? सर, पहले पापा पर इल्जाम लगाया जा रहा था और अब भाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सारी की सारी साजिश आपके भाई राजीव की ही है। इसी ने सबको गुमराह किया और झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई। बोलो, क्या साजिश है? ये झूठ का ताना बाना क्या है? बोलो, शुरू हो जाओ। मेरा बाप बहुत बड़ा कंजूस है सर। इतना बड़ा रिच बिजनेसमैन होने के बाद भी अपने बेटे को देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है उसके पास। जब भी पैसा मांगो तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, ये सब फिजूल खर्ची है। और खुद जितना चाहे उतना चाहे खर्च कर देता है और मैं संभल के खर्च करूं, और उसका गुस्सा तो जरा भी काबू में नहीं रहता। बस तुम्हारे इसी लाड प्यार ने बिगाड़ कर धूल बना दिया इसे। अपने घर में चोरी करने लगा। और संगत देखिए इसकी, कैसे नकारा आवारा के साथ मिलकर अपने घर में डाका डालने का प्लान बनाता है। तो फिर मैं क्या करूं डैड? जब भी आपसे पैसे मांगता हूं तो एक ही चीज सुनने मिलती है, पैसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। बहुत मेहनत से कमाया है ये सब मैंने, तुम्हें मुफ्त में मिला है ना, इसलिए जिंदगी बहुत आसान लगती है तुम्हें। जो भी हो डैड, जिंदगी को ना कॉम्प्लिकेट कैसे करना है ये आपको बड़े अच्छे से आता है। राजीव, तूने जो किया वो गलत है, समझा? और तूने कैसे अजीत टाइप के आदमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी कर ली? हद है भैया। अगर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो भी डिमांड करते हो सब मिलता है ना तुम्हें, फिर इतने रुपयों की क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है आपकी डैड को, हर चीज का हिसाब चाहिए। ना 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 सुन के थक गया था मैं सर। दिन भर एक ही प्रवचन सुनते रहो, ऐसा करो ऐसा ना करो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, पैसे ऐसे खर्च करने चाहिए, बस पानी सर के ऊपर चला गया था सर। अरे अगर 2-4 लाख तेरे हाथ लग गए तो तेरी लाइफ सेट नहीं हो जाएगी? राजा, लाइफ तो सेट हो जाएगी, लेकिन पकड़े गए तो क्या हुआ, सोचा है कभी? तेरा तो बाप है वो, तुझे माफ भी कर देगा और घर में भी ले लेगा वापस। मेरा क्या होगा? इस बार पकड़ा गया ना, लंबा अंदर जाऊंगा मैं। देख, इस बार मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, कुछ नहीं होगा। राजश्री निजामुद्दीन दरगाह जाएगी, एटीएम में अपना बैलेंस चेक करेगी और फिर बस स्टॉप पे वेट करेगी। सुन, 9:45 पे तुम राजश्री को कॉल करोगे और वो तुमसे बात करेगी। हेलो, हाँ अजीत। उसके बाद तुम 10:15 पे वापस कॉल करोगे। उसके सेल पे तुम्हारे 3 मिस कॉल्स होंगे, ठीक है? राशि का पर्स, सेल और चेन मैं कलेक्ट करूंगा। राशि के कपड़े फटे होंगे और इसकी बॉडी पे भी चोट खरोच के निशान होंगे। अजीत, अब तुम लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप पहुंचोगे। वहाँ तुम्हें अपने बहन के इंतजार में परेशान दिखना होगा।
फिर राजश्री वहाँ फटेहाल हालत में पहुँचेगी और फिर तुम पुलिस को कॉल करोगे। उसके आगे क्या करना है वो तो तुम अच्छे से जानते हो। अजीत, एक सेकेंड। राजश्री, ये मेरा बाप है। ये फ़ोटो को ध्यान से देखो। जब पुलिस हुलिया पूछेगी तो इसका चेहरा बता देना। अच्छे से याद कर लेना है फ़ोटो। और हाँ, याद से रास्ते में फ़ोटो फाड़ के फेंक देना। ठीक है। चल। हाँ राजीव बोल। अजीत, राजश्री लेट सुबह तक पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। उसे ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे सदमे में चली गई हो। क्यों? मेरा बाप आज रात घर नहीं लौटेगा, पूरी रात फैक्ट्री में रहेगा, सुबह आएगा। तो मुझे गाड़ी में सामान रखने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है। और हाँ, याद रखना राजश्री तेरी बहन है। हाँ मालूम है, शादी किए हुए 4 दिन हुआ नहीं और तूने इसको मेरी बहन बना दिया। चल चल ठीक है, तू निकल अब। अपने पिता को ऐसे कच्चे तरीके से फंसा कर बदनाम करके क्या हासिल होने वाला था तुम्हें? अगर मेरा बाप अंदर गया तो बिजनेस मेरे और मेरे भाई के हवाले। फिर मैं तुझे वही काम पे लगा दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म। मेरा भाई मुझे अच्छे से जानता है, कभी काम पे नहीं रखेगा मुझे वो। एक दूसरा प्लान भी है मेरे पास। एक बार मेरा बाप फंसा तो हम उसे एक डील करेंगे। केस वापस लेने के बदले लाखों मांगेंगे। तुम तीनों को सच में लगा था कि तुम्हारा ये शैतानी षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और तुम राजीव लालवानी, लानत है तुम जैसे बेटे पर जो अपने बाप के बारे में ऐसा प्लान बनाता है। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा ऐसी घटिया हरकत कर सकता है मेरे खिलाफ? നമ്മുടെ കർത്താവിശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കരുണയായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. नासिर, मैं चलूं बेटा तेरे साथ? नहीं अबू, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। हमारा बेटा कब ठीक होगा? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है
और वो मैं आपको दे दूं तो? ये एक दस्तक थी जो जुर्म की दुनिया से कोसों दूर थी, इंसानियत की दस्तक। टिकट 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 चलो। फादर जॉर्ज मैथ्यूज और अब्दुल नासिर मोहम्मद, पहला एक प्रीस्ट और दूसरा एक आम आदमी। दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं था सिवाय इस बात के कि दोनों 25 फरवरी 2013 की सुबह कोची जाने के लिए एक ही बस में एक साथ बैठे थे। ഒന്ന് വേഗം വരണ്ട. താഴെ വെക്ക്. ശരിക്കും വെക്കടാ. अरे बेगम बा। हाँ आते हैं। चलो देखो, चेकिंग वगैरह कराने के बाद एक फोन जरूर कर लेना। जी अम्मी, मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही फोन करूंगा, हवाई जहाज में बैठते ही फोन करूंगा, इतना ही नहीं मस्कत पाँव रख के तुरंत फोन करूंगा। अब खुश? अम्मी, भाईजान मस्कट काम के लिए जा रहे हैं, सारी कमाई के आपको फोन करने में ही खत्म कर दें। ठीक है, रोज रोज मत करना, लेकिन हफ्ते में एक बार तो कर ही सकता है ना। जी मासी, करूंगा। और वहीदा दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसे कोच्चि एयरपोर्ट के सामने छोड़कर आऊंगी। देख बेटा, जितना मुमकिन हो सके उतना ही भिजवाना, बाकी कुछ पैसे अपने पास बचा के रखना अपने निकाह के लिए। हाँ जी अब्बू। क्या अम्मी, आपको भी बस रोने का बहाना चाहिए। यहाँ की तुम जरा भी फिक्र मत करना, बस अपने काम पे ध्यान देना। जी मासी। अरे हाँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बताने में हिचकिचाना मत। जी बिल्कुल। हेलो ब्रदर, परेशान दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम? मुझे बता सकते हो सकता है मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊं, लेकिन तुम्हें रिलीफ दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने 3 साल काम किया, बाद में मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी नजर कमजोर हो रही है।
वही प्रॉब्लम यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो तू आंखों के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है? तू ऐसे ही डालते रहेगा ना, तेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। देखिए दिखाई दे रहा है जी। अब जी दिखाई दे रहा है। अब अभी भी दिख रहा है। तुम्हारी आंखें तो ठीक हैं, बीपी भी नॉर्मल है। मेरा सजेशन है कि तुम ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता? मुझे लगता है कि ये कमजोरी की वजह से है। मैं तुम्हें विटामिन की कुछ टैबलेट लिख देता हूँ, 1 हफ्ते खाओ, उसके बाद आकर बताओ। समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करूं? मैं तो कहूँ जनरल फिजिशियन को दिखा। खुदा ने खास्ता अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। नहीं वैसे इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं, पर फिर भी जितनी जल्दी पता चले उतना अच्छा है ना, उतनी आसानी होगी बीमारी को काबू में करने में। बेटा तू हम लोगों से कुछ छिपा रहा है क्या? नहीं अब्बू, बता तो रहा हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी है। चेकअप कराना बेटा, फिक्र मत करना, सब ठीक आएगा। हाँ जी अब्बू। तू ऐसा कर, कल सुबह ही डॉक्टर के यहाँ चला जा और चेकअप करा। हाँ, और फिर मुझे फोन करके बताना क्या हुआ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब से वो गया तब से मैं परेशान थी। ज्यादा मत सोचो वाहिदा, अरे पता तो चलने दो कि परेशानी क्या है। अल्लाह करे सब ठीक हो। आप ड्रिंक करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, जिंदगी में आज तक शराब को मैंने हाथ तक नहीं लगाया। कब से लग रहा है आपको ये? I mean, कब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं? कुछ 1 महीना हो गया। आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं और आप डायबिटिक भी नहीं हैं। जी। नासिर, आप अपना रिपीट ब्लड टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट तो मैंने बस कुछ ही दिन पहले किया था डॉक्टर साहब। मैं देख सकता हूँ, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो, कुछ छूट गया हो। मैं ये टेस्ट लिख देता हूँ, आप इन्हें करवा लीजिए। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्रॉब्लम आपकी किडनीज में ही है। किडनी? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आपकी दोनों किडनीज खराब होती जा रही हैं, बल्कि अब 10% काम कर रही हैं। हालात और भी खराब हो सकते हैं, और ये सब
किडनीज की इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? डायलिसिस करना पड़ेगा, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। नासिर, आप एक काम करो, आप अपने घर वापस चले जाओ, जहां आपकी अच्छी तरह से देखभाल भी हो और ये काम भी आसानी से हो सके। मैं दिसंबर 2011 में वापस आया। तब से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सारा का सारा ध्यान और मेरी ताकत मेरे इलाज में चली जाती है। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में से किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट नहीं किया? आपके माँ बाप दोनों डायबिटिक? तो डॉक्टर, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? नहीं, आपकी किडनी मैच नहीं हो रही। तो क्या ये हमेशा ऐसे तकलीफ में रहेगा? हालात तो ठीक नहीं है। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाए, हफ्ते में 3 बार तो डायलिसिस करना ही पड़ेगा। रो मत दीदी, जो भी मुमकिन है हम लोग कर लेंगे ना, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाजिया वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कोई काम भी नहीं कर पा रहा है। हफ्ते में 3 दिन वो क्या कहते हैं, वो डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। खर्चा भी बहुत आ रहा है। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ दीदी, मैं कुछ न कुछ मदद करूंगी, लोन ले लूंगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे दीदी। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराना, घर से हरिपाड़ से आलुआ से कोची चक्कर लगाता रहा। फिर पिछले साल अगस्त में आई, अचानक एक उम्मीद जगी। कोई डोनर मिला? हाँ, ऐसा ही कुछ। जीजू इधर। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि किडनी मैच करनी होगी। तुमको क्या लगता है मेरे को मालूम नहीं? डोनर का ब्लड ग्रुप, एंटीजन सब कम से कम 65% मैच होना मांगता है। ये काम मैं सालों से लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी भी मदद कीजिए ना प्लीज।
मैं हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर तुम्हारे डॉनर का अरेंजमेंट करूँगा, लेकिन पैसा लगेगा। कितना? वैसे तो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन अभी तुमको बहुत ज़रूरत है। मैं डॉनर को बोलेगा थोड़ा कम पैसा ले। फिर भी कितना पैसा लगेगा? 4 लाख। 4 लाख? अरे ये बहुत कम है। इतना पैसा में कोई डॉनर नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा वास्ते। तुम बहुत गरीब हो और ऊपर से तुमको बहुत ज़रूरत है, इसीलिए 2.5 लाख पहले देना पड़ेगा, बाकी का 1.5 लाख ट्रांसप्लांट के बाद। कोई धोखेबाजी नहीं है, नीट एंड क्लीन। नासिर, तुमको ओके लगे तो मेरे को कॉल करना है। तुम्हारा नेक्स्ट डायलिसिस के टाइम पे मैं तुमको यहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, और साथ में ये रिपोर्ट लेके आना। देखते हैं हम अब कितना इंतजाम कर पाएंगे। 4 लाख बहुत ही बड़ी रकम है अब्बू। जो भी है बेटा, कम से कम तुम ठीक से जी तो पाओगे। तुझे ठीक करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे। अम्मी, क्यों ना हम शाजिया मासी से बात करें? उनके हालात तो हमसे बेहतर हैं और हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकें। हाँ, ये ठीक रहेगा। नासिर, तुम शाजिया से बात कर लेना, वो जरूर मदद करेगी। This story takes place in Athens. Theseus and Hippolyta are about to get married. They plan on having a very big wedding. मालूम नहीं मासी, लेकिन अभी एक ही उम्मीद की रोशनी दिख रही है। तो जरूर करो ना, हो सकता है यही उम्मीद तुम्हें एक नई जिंदगी दे दे। लेकिन 4 लाख? मैं समझ सकती हूँ, तुम सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अरे हाँ, तुमने कहा था ना ऑपरेशन से पहले 2.5 लाख देना है। जी। नासिर, मैंने अभी बैंक मैनेजर से बात की और वो 2 लाख पर्सनल लोन देने के लिए राजी हो गए हैं। और हाँ, अभी से लोन चुकाने की फिक्र मत करना, अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। नासिर, तुम बहुत लकी है तो तुमने टाइम पे कॉल किया और मैंने डॉनर को रोक लिया। उसको एक दूसरा आदमी मिल गया था जिसको किडनी की जरूरत थी। ये पूरे 2.5 लाख। अच्छा, डायलिसिस हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। नासिर, ये डायलिसिस का चक्कर सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। 1 हफ्ते के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा, सेम उसी हॉस्पिटल में अपन ट्रांसप्लांट करेंगे। आप पक्का बताइए आप मुझे कब कॉल करोगे? 1 हफ्ते के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा। आज डेट 20 अगस्त, मैं तुमको कॉल करूंगा 3 सितंबर को। तुम्हारा रिपोर्ट का कॉपी किधर है? ये रहा। हाँ। अच्छा नासिर, अब मैं चलता हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? अब्बू, मैं बहुत जल्दी काम शुरू करूंगा। पिछले 9 महीने से मैं आप पे और अनवर पे बोझ बना बैठा हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटे, तुमने हमेशा एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया है। आज तुम पे मुश्किल आई है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। विजय ने बोला कि किडनी पक्का मैच कर जाएगी और ट्रांसप्लांट के बाद इंशाल्लाह ना ही मुझे कभी कमजोरी महसूस होगी ना थकावट। सब पहले जैसा हो जाएगा, काम कर सकूंगा। तो पहले ठीक हो जा, फिर काम की सोचना। काम तो सोचना ही होगा अम्मी,
सजय मासी का उधार चुकाना है, बाकी के 1.5 लाख भी तो जमा करने हैं। उसका मोबाइल बंद आ रहा है। लेकिन विजयन तो बोला था कि वो मुझे 3 सितंबर को फ़ोन करेगा। उसने फ़ोन तो किया ही नहीं और अब उसका फ़ोन भी बंद है। शायद कहीं फंस गया होगा विजयन। 1-2 दिन और वेट कर लो फ़ोन का। താങ്കൾ വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ വിളിച്ച നമ്പർ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ले ले, सबको समझे। बेटा बेटा कुछ खा ले। जीजू कह रहा था ना, शायद वो सच में कहीं फंस गया होगा। नासिर भाई, मैं खुद उससे पिछले कोई 3 वीक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई और लोग भी हैं जिनको ऐसे प्रॉमिस करके चला गया है। मेरा पैसा भी गया और ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया। पूरी जेब खाली हो गई जीजू, उधारी में डूब गया मैं समझ रहा हूँ नासिर भाई, लेकिन विजयन ऐसा आदमी नहीं है। उसने तो कई ट्रांसप्लांट का इंतजाम किया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो फ़ोन बंद करके क्यों बैठा है। अब क्या बोलूं मैं मासी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो पैसा जाना था गया, हम जैसे भी है मैनेज कर लेंगे। देखो, पैसे के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, नहीं तो तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। नासिर, जो लोन मैंने लिया ना, वो मैं चुका दूंगी। तुम फिक्र मत करो, अपने सेहत का ख्याल रखो और कोई डोनर ढूंढो, ठीक है? नासिर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ नासिर भाई, जीजू बोल रहा हूँ। हाँ जीजू, विजयन की कोई खबर? हाँ नासिर भाई, विजयन अभी त्रिशूर में है। क्या हुआ जीजू, विजयन जेल में कैसे पहुंच गया? मालूम नहीं, मेरा एक दोस्त बोला विजयन जेल में है। चलिए, आप लोग मिल सकते हैं। नहीं हो सकता? क्या मतलब नहीं हो सकता? नासिर, तुम समझ नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से अच्छा के लिए काम कर रहा था, लेकिन किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। अरे विजयन, फिर मेरे पैसे का क्या? तुम्हारा सारा पैसा पुलिस ने जब्त कर लिया। आपको मालूम है विजयन क्या करता था? देखिए सर, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे और वो मेरे लिए एक किडनी डोनर लाने वाला था। नासिर, विजयन एक ऑर्गन ट्रैफिकर है। ये काम इलीगल है, गैर कानूनी है नासिर। सर, मैं ये कुछ नहीं जानता। देखिए सर, मुझे इस परेशानी को झेलते पूरा 1.5 साल हो गया। मेरे दोनों किडनी खराब हो गई सर। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना पड़ता है। मैं पूरी हार मान चुका था। ऐसा लगता था चली गई जिंदगी हाथ से। लेकिन तभी सर ये उम्मीद बन के मेरे सामने आया। मुझे लगा चलो एक अच्छा किडनी डोनर मिला है मुझे, मैं मेरी ज़िंदगी पहले की तरह जी पाऊँगा। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने मेरी बहुत मदद की। मेरे इलाज के लिए लोन तक निकाला सर। देखिए सर, उसने मुझे जो धोखा दिया, जो वादा किया, मैं सब बोलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पैसे दिलवा दीजिए सर। मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो, प्लीज़। देखो, केस कोर्ट में चला गया है और विजयन से जो भी चीज़ हमें बरामद हुआ है हमने कोर्ट में जमा करवा दिया है।
मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मेरे पैसे दिलवा। बोला ना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो गैरकानूनी तरीके से ऑर्गन बेचने का धंधा करता है, और अगर वो तुम्हें किडनी दिला भी देता तो भी ये गैरकानूनी होता। मुझे जिंदगी में एक बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैंने मेरे मासी के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो अभी भी लोन चुका रही है और मैं डायलिसिस और चेकअप के लिए चक्कर लगा रहा हूं। ये खर्चा बहुत भारी पड़ रहा है मेरे फैमिली पे। परेशान हूं मैं, समझ नहीं आ रहा है मेरा आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ नासिर। यू नो नासिर, हम लोग 2 किडनियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इंसान के शरीर की बनावट का करिश्मा देखो। एक किडनी के साथ भी नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। मेरी बदकिस्मती तो यह है कि मेरी दोनों किडनी खराब है। ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा? ए पॉजिटिव। तुम्हें मैं अपनी किडनी दे दूं तो चलेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बस किडनी मैच कर जानी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? मैं सच में सीरियस हूं नासिर। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सब कुछ मैच कर जाएगा तो मैं तुम्हें किडनी दे सकता हूं। मुझे यहीं उतरना है। तुम कोची में कहाँ जा रहे हो? मैं मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में रेगुलर डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। सकता है बेटे उन्होंने तुम्हारी तकलीफ को महसूस किया हो, या फिर यूं ही तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए कह दिया हो, या फिर उन्होंने ये बात सच्चे दिल से कही हो। अब क्या कह सकते हैं अम्मी, लेकिन उन्होंने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी और जाते वक्त मेरा नंबर भी लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि बस में आपका पर्स मार लिया जाता है और आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी ही ऐसा करके चंपत हो जाता है। एक बार तो आपको झटका लगता है, लेकिन फिर आप ये सोचकर अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि भाई बसों में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। लेकिन यहाँ नासिर के साथ एक ऐसा आदमी बैठा था बस में जो एकदम अनजान था, दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता नहीं था, और वो अनजान आदमी उसे अपनी किडनी देने का वादा कर गया।
जी बोल रहा हूँ। मैं फादर जॉर्ज मैथ्यूज बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिला था ना बस में कल, पहचाना मुझे? जी याद है मुझे। देखो, मैंने कोची में डॉक्टर फारूक मोहम्मद से बात की है। वो मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में कंसल्टिंग डॉक्टर है। तुम कल कोची आ सकते हो। वो हमारे मैचिंग के लिए कुछ टेस्ट करना चाहते हैं नासिर। आ सकते हो? इज इट ओके फॉर यू? नासिर, तुम सुन रहे हो ना? हाँ जी सुन रहा हूँ। एड्रेस बोलूं? जी बताइए। बेटा, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ। अल्लाह तेरी हिफाजत करे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फादर, पहले हमें ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग, क्रॉस मैचिंग ये सब टेस्ट करने होंगे। उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं। नो प्रॉब्लम। इसमें 2-3 हफ्ते लगेंगे। ओके। अब 1-2 दिन में मैचिंग का पता चल जाएगा। खुदा करे सब ठीक हो। देखा, फादर अपने वादे से मुकरे नहीं। तूने उससे पूछा था कि वो तुझे किडनी क्यों देना चाहते हैं? पूछा था। फादर, चाहे मैचिंग हो या ना हो, ट्रांसप्लांट हो पाए या ना हो पाए, आपने मेरे लिए जो सोचा है, किया है, आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। नहीं ब्रदर, ये किसी फरिश्ते का काम नहीं है, इंसान का ही काम है। आपने मुझसे मेरी तकलीफ जाननी चाहिए, मेरी पूरी बात सुन ली, और बस एक ही सेकंड में आपने आपके जिस्म का एक हिस्सा मुझे देने का फैसला भी कर लिया। मेरे पास जो चीज़ 2 है वो तुम्हारे पास एक भी नहीं। मेरा एक से काम चल सकता है, लेकिन अगर दूसरी तुम्हें मिल जाए तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी नॉर्मल बिता सकते हो। सच में ये खुदा का भेजा हुआ बंदा है। हैरत की बात है, यू नो फादर, आपसी रिश्तेदारों में भी ये मैचिंग ज्यादातर 65% तक ही आती है, लेकिन इन योर केस इट इज 95%। मैंने सारे रिपोर्ट्स मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल भिजवा दिए हैं जहां पर ट्रांसप्लांट होना है। वो लोग उन्हें स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। जी, मुझे भी बिशप को बताना होगा। इनफैक्ट उनकी परमिशन लेनी होगी। ब्रदर, अब ये तकलीफ ज्यादा दिन की नहीं है, 1 या 2 महीना बस। मैचिंग हो चुकी थी और उसके मुताबिक फादर जॉर्ज मैथ्यूज अब्दुल नासिर मोहम्मद को अपनी किडनी डोनेट कर सकते थे। एक प्रीस्ट अपने साथ बस में सफर कर रहे एक इंसान की कहानी सुनकर उसे तुरंत अपनी किडनी देने के लिए राजी हो गया। इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी था। नम्मुडे कर्तावीसो मिसिहायुडे कृपय्यम पितावाय दैवतिंठे स्नेहवुम परिसुतात्मा विंते सहवासयुम
ನಿಂಗ್ಲೆಲ್ಲವರಡುಂ ಹುಡೆ ಉಂಡೆ ಎರಿಕಟ್ಟೆ ಇಪೋಯಂ ಇಪ್ಪೋಯಂ ಎನೆಕ್ಯುಂ. फादर जॉर्ज, आपने ये जो किडनी डोनेट करने का फैसला किया है, ये बड़ा ही पुण्य का काम है, इंसानियत की बहुत बड़ी सेवा है. थैंक यू सर. क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपने इस इंसान को किडनी देने का क्यों सोचा? वो बहुत तकलीफ में है सर. मैंने उसकी तकलीफ को महसूस किया जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, और फिर जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, मैंने उसके दर्द को ज्यादा महसूस किया. कंपैशन, करुणा ही तो जिंदगी का मंत्र है. लेकिन आपने ये फैसला क्यों किया? फादर जेकब, നമ്മുടെ കർത്താവിസോമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധവാത്മവും സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स मुझे चर्च जाने के लिए इनकरेज करते थे. मैं बुक्स बहुत पढ़ता था. जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरा मन गॉड और इंसानियत की सर्विस करने को बनता गया. मेरे इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा फादर जेकब थे. कोई 4 साल पहले 2009 में मैं त्रिशूर के एक हेल्थ सेंटर में था. फरवरी की बात है. कुछ वॉलेंटियर्स फादर जेकब से किसी रवि नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे. इस रवि को हुआ क्या था वैसे? अब कैसी कंडीशन है उसकी? कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है फादर. हर तीसरे दिन उसे डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है. उसे जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन ये हो कैसे पाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा. कुछ लोग कह तो रहे थे कि इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन फादर फिर भी इलाज बहुत महंगा है और रवि बहुत गरीब है, कैसे करेगा? लेकिन अगर वो पैसे से किडनी खरीद भी पाया तो भी वो इलीगल होगा. जॉर्ज, यू नो, एक किडनी के साथ आराम से जिया जा सकता है. इंसानी शरीर एक कुदरत की करिश्मा है. इसकी बनावट जादुई है और इंसानी रूह की फितरत ही बड़ी दयालु होती है. फादर जेकब रवि से पहली बार सितंबर 2009 में मिले थे. ट्रांसप्लांटेशन के चंद दिन पहले वो रवि को ठीक से जानते तक नहीं थे. मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी स्टडी की है सर. फादर जेकब ठीक बोलते थे. एक किडनी के साथ भी हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं. मैंने तभी फैसला कर लिया था कि ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करूँगा. नासिर को मैं जानता नहीं था. पता नहीं क्यों बस में आके मेरे पास बैठ गया. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिला है उसकी मदद करने का. आप जो करना चाहते हैं फादर जॉर्ज, जरूर करो. आप ये बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं. हेलो जी, बोलिए. नासिर बोल रहा हूँ. क्या? कब हुआ ये? क्या हुआ? क्या हुआ? सर,
मासी ने मेरे हर दर्द में, हर तकलीफ में मेरा हमेशा साथ दिया। अब पूरी जिंदगी में उनके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं रिसिपिएंट अब्दुल नासिर मोहम्मद और डोनर फादर मैथ्यूज दोनों से मिल चुका हूं। डोनर एक प्रीस्ट है और इसमें किसी भी प्रकार का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन नहीं है। और ये प्रीस्ट पेशेंट नासिर से एक बस के सफर के दौरान मिले थे। और फादर मैथ्यूज जो कुछ भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं। खून के रिश्ते के बाहर किडनी डोनेट करने की अनुमति भारत देश में नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में पैसे के लेन देन का डर रहता है और वैसे भी इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग काफी फल फूल रही है। इसी वजह से इस मामले में मेडिकल काउंसिल की मंजूरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि फादर मैथ्यूज और नासिर खून के रिश्ते में नहीं बंधे थे, भले ही उनके इंसानी रिश्ते काफी गहराई तक जुड़ गए थे। मई 2013 के पहले हफ्ते तक आखिरी मंजूरी आ ही गई। वेल फादर, सब परमिशंस मिल चुकी हैं, अब हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? नासिर को हम 20 मई को भर्ती करेंगे और आप 28 मई को भर्ती हो जाइए, और ट्रांसप्लांट मैं 1 जून को करूंगा। और नासिर, ट्रांसप्लांट के बाद तुम्हें 3 महीने तक अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि लगातार इलाज चलेगा, दवा चलेगी, सब चीज़ें मॉनिटर होगी, ताकि तुम्हारा शरीर उस नई किडनी को रिजेक्ट ना करे। ओके? वेल फादर, दुआ करते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। क्या आपने आपकी फैमिली से बात की? हाँ, की मैंने। गुड सन, मैं नासिर के लिए बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ये कर रहे हो। समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग दुआ करें कि ट्रांसप्लांटेशन अच्छे ढंग से हो जाए। मुझे नासिर को अच्छी जिंदगी बिताते हुए देखकर खुशी होगी। इसके चेहरे पे खुशी लौट आए, ये देखकर मुझे अच्छा लगेगा। नासिर बता रहा था कि ऑपरेशन के लिए 5 लाख लगेंगे, फिर उसकी देखरेख के लिए, अगले इलाज के लिए 3 लाख लगेंगे। डोंट वरी, जब इतनी दूर चल के आ गए हैं तो आगे भी रास्ता निकल जाएगा। इंसानों में इंसानियत की कमी नहीं है, लोग आएंगे हमारी मदद को। एपोरियम एपोरियम इन्नेक्युम। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है मेरी। हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करें, हेल्प करें। थैंक यू। थैंक यू। बहुत से लोग, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से एनजीओज मदद के लिए आगे आए और मेडिकल एक्सपेंडिचर में अपना अपना योगदान दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
doing this only out of love, not expecting anything else. After meeting with this Rasad and after going to this hospital for the checkup and test, I came to know that there are many people who are undergoing this pain and who need kidneys. I am saying the viewers or hearing people to come forward and give their and be ready to donate their kidneys. Charity should come first always. പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു. മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട എനിക്ക് ഫാദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവൻ പകർന്നു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ ദൈവസഹായത്താൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ വിഷമതകൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഈ വലിയ മനസ്സിന് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. This priest is genuinely coming forward and saying, I want to wholeheartedly donate an organ to save a life. It's a great example for the whole world. Actually, with the cadaver donation, that's donating one's organs after death, it's very altruistic thing which the family of the deceased can do to that person. That has to be imbibed, and that all these stigmas and social misconceptions, religious beliefs has to be modified. If you are healthy, if you are learned, if you are independent, if you are financial sound, don't be afraid to part with your organ even when you are living. Once you are dead, don't carry them to heavens, because heavens doesn't require them. Thank you, Father. ट्रांसप्लांटेशन कामयाब रहा और फादर सिबी सेबेस्टियन को 3 जून 2013 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रसद मोहम्मद अब भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की बाद की निगरानी में है। वो हॉस्पिटल से बाहर आने का और फिर से एक बार सामान्य जीवन बिताने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर आपके पास वो है जो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे छीन लूंगा। अगर मेरे पास वो है जो आपके पास नहीं है और वो मैं आपको दे दूं तो? कल के और आज के एपिसोड में कहीं कोई क्राइम नहीं था। बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि इस तरह की कहानी उस शो में क्यों शामिल की गई जिस शो का नाम ही क्राइम पेट्रोल है। बचपन से हम जो भी किस्से कहानियां देखते, सुनते, पढ़ते आ रहे हैं उन सभी में अच्छाई और बुराई की लड़ाई ही दिखाई गई है। अच्छाई की विजय और बुराई का विनाश ज्यादातर किस्सों का फलसफा रहा है। लेकिन जब इन किस्से कहानियों से बाहर हम असल जिंदगी की ओर रुख करते हैं तो कुछ अलग ही कहानियों से हमारा सामना होता है। हमें देखने को मिलता है कि गलत और बुरा अच्छे को कुचल दे रहा है। सद्गुण और आदर्श तो बस बीते राम राज्य का हिस्सा लगते हैं। आज का हिस्सा तो हमें हैवानियत, स्वार्थ और आपाधापी की जिंदगी बिताने का एकमात्र तरीका जान पड़ता है। जुर्म के जितने अलग अलग किस्म के किस्से हम आपके सामने लेकर आते हैं उनमें से ये एक ऐसा वाकया था जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। हम गलतियों से सबक लेते हैं और इसी तरह से हम अपने आप को आने वाले खतरों से बचाते हैं। ऐसे ही हम अच्छाई से, ऐसे किसी साधारण आदमी के असाधारण काम से भी सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। ये वाकया हमारी उम्मीद और हमारे यकीन को कायम रखता है कि हम सबके भीतर एक अच्छाई की लौ है जो हमेशा टिमटिमाती रहती है। जैसे कहा ही जाता है कि हम सबके भीतर कहीं अच्छाई भरी है और फादर सिबी सेबेस्टियन इस बात को सच्चा साबित करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें हम सबके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी, पर जरूरी यह है कि हम उस अच्छाई को पनपने दें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।